कमांडो बॉय सीरीज कहानी नंबर 1 कमांडो एक्शन मुसन्निफ ए हमीर। पाकिस्तान जिंदाबाद। नवाब शाह संत 16 सितंबर 1988। प्यारे अंकल ए हमीर, अस्सलाम वालेकुम। सलाम और दुआ के बाद अर्ज है कि जब मैं अखबार पढ़ता हूँ कि मुल्क दुश्मन लोग मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में तकरीबकारी करते हैं तो मेरा दिल वतन की मोहब्बत के जोश से भर जाता है। फिर मैं दिल में सोचता हूँ क्यों ना मैं कमांडो बनकर इन मुल्क दुश्मन लोगों को ख़त्म कर दूँ। मैं आपको इसलिए ख़त लिख रहा हूँ अंकल, प्लीज़ कमांडो फोर्सेस से कहकर मुझे कमांडो बना दें ताकि मैं पाकिस्तान दुश्मन लोगों के ख़िलाफ़ जंग कर सकूँ, पाकिस्तान की खिदमत करूँ और पाकिस्तान के दुश्मनों को ख़त्म कर दूँ। ये दुश्मन बाहर से आकर हमारे मुल्क में तखरीबकारी करते हैं। प्लीज़ अंकल मुझे कमांडो बना दें। मैं कमांडो बन के मुल्क और कौम के लिए अपनी जान कुर्बान करना चाहता हूँ। फ़कत नसरुल्लाह खान, जमात हफ्तुमसी गवर्नमेंट हाई स्कूल, पट ईदन, नवाब शाह सिंध। प्यारे दोस्तों, जब मुझे पाक वतन के प्यारे सूबे सिंध के मुहिब वतन तालिब इल्म नसरुल्लाह खान का ये वतन की मोहब्बत पे डूबा ख़त मिला तो मेरा दिल भी पाकिस्तान की मोहब्बत से लबरेज हो गया, क्योंकि हम सब पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और कभी किसी नुकसान पहुँचता नहीं देख सकते। इसी वक्त मेरे दिल में एक बहादुर मुहिब वतन और दिलेर कमांडो बॉय का तस्वुर उभर आया और यूं मैंने आप दोस्तों के लिए कमांडो बॉय की मोहब्बत वतन में डूबी एडवेंचर्स, हैरत अंगेज और सनसनी खेज वाक़यात से भरी दास्तान लिखना शुरू की। कमांडो बॉय अली का दिल भी पाकिस्तान की मोहब्बत में सरशार है। वो भी नसरुल्लाह खान की तरह अपने वतन को दुश्मन की तखरीबकारियों से पाक करने के लिए सर पर कफन बांध के दुश्मन की सफ़ों में घुस गया है। इसकी प्यारी बहन रूबी भी इसके साथ है। दोनों बहन भाई कैसे दुश्मन मुल्क पहुंचते हैं और फिर वहां कमांडो एक्शन से कैसे कैसे हैरत अंगेज कारनामे अंजाम देते हैं, ये आपको इनकी दिलेराना और सनसनी खेज दास्तान पढ़कर ही मालूम होगा। तुम्हारा अंकल ए हमीद 454 एन राव चमन समनाबाद लाहौर। मौत का खत। घुप अंधेरी रात में एक जीप खेतों के पास आकर रुकी। जीप में से दो आदमी बाहर निकले और जल्दी से खेतों के अंधेरे में घुस गए। इनमें से एक सिख था और दूसरा हिंदू। सिख का नाम गंडा सिंह था और हिंदू का नाम टेकम दास। दोनों अपने चेहरे काली चादरों में छुपाए हुए थे। इनके पास गोलियों से भरी 303 राइफलें थी। वो खामोशी से रात के अंधेरे में खेतों में छुपकर आगे बढ़ते रहे। जब सामने एक कोठी की दीवार नजर आई तो गंडा सिंह ने अपने साथी टेकम दास से सरगोशी में कहा, टेकम होशियार रहना, जिस आदमी को हम कत्ल करने जा रहे हैं वो पाकिस्तानी फौज में कमांडो रह चुका है और पाकिस्तानी कमांडो का मुकाबला करना इतना आसान नहीं होता। टेकम दास ने आहिस्ता से कहा, गंडा सिंह तुम बेफिक्र रहो, मैं तो तुम्हारे पीछे रहूंगा। तुम इससे बात करोगे, अगर वो ना माना तो मैं छुपकर इस पर गोली चला दूंगा। गंडा सिंह ने आहिस्ता से कहा, याद रखना, बिल्कुल ठीक कमांडो बहादुर शाह के सीने का निशाना लेकर फायर करना। आज इसका बेटा अली घर पर नहीं है। अगर अली घर में होता तो बहुत मुश्किल पड़ जाती, क्योंकि रिटायर्ड कैप्टन बहादुर शाह ने अपने नौजवान बेटे अली को भी कमांडो की पूरी ट्रेनिंग दे रखी है। टेकम दास धीमी सरगोशी में बोला, और बहादुर शाह की एक नौजवान लड़की रूबी भी तो है। गंडा सिंह ने कहा, हाँ हम उसे कत्ल नहीं करेंगे बल्कि अगवा करके अपने साथ ले जाएंगे। अब तुम ऐसा करो कि दीवार के साथ जो खंबा लगा है इस पर चढ़कर कोठी के टेलीफोन का तार काट दो ताकि वहां से कोई पुलिस को फोन न कर सके। हिंदू टेकम दास रात के गुप्त अंधेरे में कोठी की दीवार की तरफ बढ़ा। ये लोग सारा सामान साथ लेकर आए थे। इंडिया की सरहद पार करके गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान बॉर्डर में दाखिल हुए थे। रात इतनी अंधेरी थी कि हाथ को हाथ नजर न आता था। टेकम दास टेलीफोन के खंबे पर चढ़ गया। उसने जेब से कैंची निकालकर रिटायर्ड कमांडो बहादुर शाह की कोठी में जाने वाले टेलीफोन का तार काट दिया। अब गंडा सिंह भी अपने साथी के पास आया। वो दोनों अंधेरे में कोठी के गेट की तरफ बढ़ने लगे जो बंद था। अचानक अंदर से कमांडर बहादुर शाह का कुत्ता गुर्राया। गंडा सिंह और टेकम दास वहीं बैठ गए। गंडा सिंह ने धीमी आवाज से कहा, कुत्ते को 4 सींग फेंक दो। हिंदू टेकम दास ने जेब से 4 सींग निकाले और गेट के ऊपर से कोठी के अंदर फेंक दिए। ये चारों भैंस के सींग थे। ये अंदर से खोखले थे और इनमें गाय के गोश्त का कीमा इस तरह भरा था कि कुत्ता इसे निकाल नहीं सकता था और छोड़ भी नहीं सकता था। इस तरह से कुत्ते की सारी तवज्जो कीमे भरे सींगों की तरफ लग जाती और ये दोनों कातिल स्मगलर अपना काम सुकून से कर लेते। होश की भू पाकर कमांडो रिटायर्ड कैप्टन बहादुर शाह का कुत्ता भैंस के सींगों की तरफ लपका। वो सींगों से कीमा निकालने की कोशिश में लग गया। कुत्ते को मसरूफ पाकर वो हिंदू और सिख कातिल दीवार फांदकर कोठी में दाखिल हुए। ये छोटी सी कोठी दरख्तों से घिरी हुई थी। इसके ड्राइंग रूम में रोशनी थी। ड्राइंग रूम में रिटायर्ड कमांडो कैप्टन बहादुर शाह अपनी नौजवान लड़की रूबी के पास बैठा इसे बुजुर्गाने दीन की एक किताब पढ़कर सुना रहा था। रूबी की उम्र 16-17 साल थी। नवंबर का महीना शुरू हो गया था। रात को ठंड होती थी। रूबी के बाल सुनहरे थे। इसकी आंखें नीली थी। रंग गोरा और सुर्ख था। इसके बाप बहादुर की उम्र 50 साल से ऊपर थी।
सर के बाल कनपट्टियों से सफेद हो रहे थे, मगर चूंकि वो पाकिस्तानी फौज में कमांडो रह चुका था इसलिए जिस्म अब भी बड़ा मजबूत था। वो आतिशदान के पास घुटनों पर कंबल डालकर किताब हाथ में लेकर बैठा था। रूबी इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठी थी। बाप ने किताब बंद करते कहा, रूबी बेटी अब रात बहुत ज्यादा हो गई है, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ, मैं तुम्हारे बड़े भाई अली का इंतजार करूंगा। रूबी ने कहा, डैडी अली भाई अभी तक क्यों नहीं आए? रात के 11 बज रहे हैं, अब उसे आ जाना चाहिए था लाहौर से। बाप कहने लगा, लाहौर कौन सा यहाँ से दूर है बेटी, गाड़ी लेकर गया है, बस आता ही होगा। रूबी ने कहा, डैडी आप लाहौर आंटी को फोन करके पूछें अली भाई वहाँ से चल पड़ा कि नहीं। बाप ने तिपाई पे रखे फोन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, कई बार टेलीफोन करने की कोशिश कर चुका हूँ, शायद उनका फोन खराब है, घंटी बजती है, कोई फोन नहीं उठाता। प्लीज एक बार फिर कोशिश करें डैडी, मुझे अली भाई की फिक्र हो रही है। ऐसी कोई बात नहीं है रूबी बेटी, अली अगरचे अभी 20 बरस का है, मगर वो बड़ा बहादुर लड़का है और फिर मैंने इसे कमांडो की पूरी ट्रेनिंग दे रखी है। रूबी के डैडी ने रिसीवर उठा के डायल घुमाया, रिसीवर कान से लगाते ही बोला, ये लो अब हमारा फोन भी डेड हो गया। ये कैसे हो सकता है डैडी, लाइए मैं फोन करती हूँ। ये कहकर रूबी ने खुद नंबर घुमाया, रिसीवर कान से लगाया तो बोली, वाकई डैडी हमारा टेलीफोन खराब हो गया है, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। इन्हें क्या मालूम था कि इनका टेलीफोन कोठी के बाहर छुपे हुए कातिल स्मगलरों गंडा सिंह और हिंदू टेकमदास ने काट दिया है। रूबी के डैडी ने अपनी बेटी को हौसला देकर कहा, घबराओ नहीं रूबी बेटी, बस अली आने वाला होगा। रूबी ने उदास आवाज से कहा, डैडी अली मेरा एक ही भाई है, इसे जरा भी देर हो जाए तो मुझे फिक्र लग जाती है, और फिर हम शहर लाहौर से दूर इंडिया की सरहद के पास रहते हैं। डैडी ने उठकर रूबी के सर पर हाथ फेरा और कहा, फिर क्या हुआ बेटी, बॉर्डर हमारे पाकिस्तान का है और हम बहादुर पाकिस्तानी हैं, और फिर मैंने तुम दोनों को एक सच्चे और बहादुर पाकिस्तानी बनने की तरबियत दी है। डैडी ने एक ठंडा सांस भरकर कहा, तुम दोनों मेरी जिंदगी का सहारा हो। तुम छोटे थे जब तुम्हारी वालदा हमें छोड़कर अल्लाह ताला के पास चली गई, तब से मैंने तुम दोनों को बाप के साथ साथ माँ बनकर भी पाला है। तुम्हें पढ़ाया लिखाया, अली को ज़राई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करवाया, फिर मैंने फौज से रिटायर्ड होने के बाद यहाँ बॉर्डर पर जमीन खरीद कर अपना फार्म बनाया, अपनी ये कोठी बनाई। मेरे बेटे और तुम्हारे भाई अली ने मेरा बड़ा हाथ बटाया, अब वो फार्म के बागों का सारा इंतजाम खुद करता है। बस अब अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि तुम अपने घर में आबाद हो जाओ, तो मैं हज करने जाऊंगा। रूबी ने शर्मा कर कहा, नहीं डैडी मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। डैडी ने इसके सर पर शफकत से हाथ फेरा और कहा, रूबी बेटी लड़कियां तो पराया धन होती हैं, एक न एक दिन उन्हें माँ बाप के घर छोड़कर अपने नए घर जाना पड़ता है। रूबी की आंखों में आंसू आ गए। डैडी ने इसे प्यार किया और कहा, अच्छा अब तुम ऊपर अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे भाई अली का इंतजार करूंगा। रूबी शब्बा खैर कहकर जीना चढ़कर ऊपर अपने कमरे में चली गई। इसने दूसरी मंजिल वाले अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, सोने की तैयारी करने लगी। इसके डैडी ने किताब बंद करके मेज पर रखी, कॉपी और बॉल पॉइंट उठा लिया और कॉपी पर बाग के फलों का हिसाब लिखने लगी कि आज दिन में फार्म के बाग से फलों के कितने टोकरे मंडी भेजे गए थे। इसे अपने प्यारे बेटे अली की तरफ से परेशानी जरूर थी कि अभी तक वापस क्यों नहीं पहुंचा। कॉपी पेंसिल मेज पर रखकर डैडी ने दोबारा लाहौर फोन करना चाहा तो फोन डेड था। उसने मायूसी के साथ रिसीवर फोन पर रखा। वो कुर्सी से उठने लगा कि अचानक खिड़की जोर से खुली और गंडा सिंह राइफल तानकर अंदर आया। उसने आते ही राइफल की नाल रूबी और अली के डैडी के सीने के साथ लगा दी और आहिस्ता से कहा, बहादुर शाह अगर जरा भी शोर मचाने या अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो 303 की गोली तेरा सीना फाड़ कर निकल जाएगी। रूबी का डैडी गंडा सिंह को जानता था। वो बॉर्डर के हिंदुस्तान वाले इलाके का बदनाम स्मगलर और खूनी था। वो कई बार रूबी और अली के डैडी को मजबूर कर चुका था कि इनके साथ मिलकर स्मगलिंग करे, इनका रास्ता ना रोके, मगर रूबी के डैडी ने हमेशा इनकार किया और कहा कि मैं एक सच्चा पाकिस्तानी हूँ, मैं स्मगलिंग नहीं करूंगा। बल्कि रूबी के डैडी ने गंडा सिंह और टेकमदास स्मगलरों को खबरदार किया था कि अब अगर वो इसकी कोठी में आए तो इन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर देगा। गंडा सिंह इंडिया से इलायची और गरम मसाले पाकिस्तान स्मगल करके यहाँ से हेरोइन ले जाता था और लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपया कमाता था। लेकिन रूबी और अली के डैडी ने इनका रास्ता रोक दिया था और इन हिंदू और सिख स्मगलरों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था। चुनाचे आज वो रूबी के डैडी से आखिरी बार बात करने आए थे। रूबी के डैडी कमांडो बहादुर शाह ने गंडा सिंह को पहचान लिया। गंडा सिंह ने मुंह पर से कपड़ा हटाया और बोला, बहादुर शाह मैं आखिरी बार तुमसे सौदा करने आया हूँ, अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो मैं तुम्हें हर महीने 2 लाख रुपए अदा करूंगा। रूबी के डैडी ने कहा, गंडा सिंह मैं मुसलमान हूँ, कमांडो हूँ और सच्चा पाकिस्तानी हूँ, अगर तुम मुझे 1 करोड़ रुपए भी दो तभी मैं अपने वतन को नुकसान पहुंचाने पर तैयार नहीं। गंडा सिंह ने राइफल की नाल रूबी के डैडी के सीने से लगा रखी थी। बहादुर शाह गर्जे एक तजर्बेकार कमांडो रह चुका था, मगर जब राइफल की नाल सीने से लगी हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। गंडा सिंह ने राइफल की नाल चुप कर कहा, बहादुर शाह मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, हमारे साथ मिल जाओ, अगर नहीं मिल सकते तो हमारे रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। बहादुर शाह ने गर्दन अकड़ा कर कहा, मैं मौत को गले लगा लूंगा मगर अपने वतन पाकिस्तान पर आंच नहीं आने दूंगा।
اس دوران روبی اور علی کے ڈیڈی بہادر شاہ نے ایک خاص کمانڈو وار کرنے کا فیصلہ کیا۔ جو ہی گنڈا سنگھ نے رائفل کو ذرا آگے کیا، کمانڈو بہادر شاہ نے نیچے سے ٹانگ گنڈا سنگھ کے پیٹ پر ماری۔ گنڈا سنگھ کے ہاتھ سے رائفل چھوٹ کر گر گئی، وہ خود بھی نیچے گرا، مگر گنڈا سنگھ کا ہندو اسمگلر ساتھی ٹیکم داس کھڑکی کے پیچھے چھپا تھا۔ جو ہی اس نے گنڈا سنگھ کو گرتے دیکھا، اس نے رائفل کا نشانہ لے کے روبی کے باپ کمانڈو بہادر شاہ پر گولی چلائی۔ ایک بھیانک دھماکہ ہوا، گولی سیدھی روبی کے ڈیڈی کے پیٹ میں لگی اور پیچھے کمر کو پھاڑ کر نکل گئی۔ روبی کا ڈیڈی کرسی پر سے نیچے گر پڑا اور اس کے پیٹ سے خون کا فوارہ اچھل پڑا۔ فائر کا دھماکہ سن کر اوپر سے روبی بھاگتی نیچے آئی، اپنے ڈیڈی کو آتش دان کے پاس خون میں لت پت دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی، ڈیڈی۔ روبی اپنے باپ کی طرف بڑھی تو گنڈا سنگھ نے چلا کر ٹیکم داس سے کہا، اوئے اس کا منہ بند کرو ٹیکم۔ ہندو اسمگلر ٹیکم داس کھڑکی سے کود کر اندر آیا۔ روبی چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ دونوں اسمگلر گنڈا سنگھ اور ٹیکم داس نے مل کر روبی کو پکڑا، اس کا منہ کپڑے سے باندھا اور اسے اٹھا کر کھڑکی سے باہر کود گئے۔ روبی کا منہ بند تھا، اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی، مگر وہ ہاتھ پاؤں مار کر اپنے ڈیڈی کے قاتلوں کے پنجے سے نکل جانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ایک 16-17 سال کی نازک لڑکی بھلا دو ہٹے کٹے اسمگلروں کا مقابلہ کیسے کرتی۔ گنڈا سنگھ نے روبی کو کندھے پر ڈال رکھا تھا، وہ کھیتوں میں سے دوڑتے ہوئے جیپ کی طرف بڑھے۔ اتنے میں کوٹھی سے بہادر شاہ کا کتا نکل کر بھونکتا ہوا ان کی طرف لپکا۔ ہندو اسمگلر ٹیکم داس نے اندھیرے میں کتے کا نشانہ لے کے 2 فائر کیے۔ ایک گولی کتے کی گردن میں لگی اور کتا وہیں ڈھیر ہو گیا۔ دونوں اسمگلروں نے روبی کو جیپ میں ڈالا اور رات کے اندھیرے میں جیپ کو بھگاتے ہوئے خفیہ رستے سے پاکستان کی سرحد سے نکل کر ہندوستان کی سرحد میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد وہاں موت کی خاموشی چھا گئی۔ روبی کے ڈیڈی کے پیٹ میں گولی لگی تھی، خون کا فوارہ نکل رہا تھا۔ ڈیڈی کو معلوم تھا کہ 303 کی گولی پیٹ میں لگ جائے تو بچنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی پیٹھ پر 10 انچ سے بڑا سوراخ ہو گیا تھا، اس پر موت کی کمزوری چھانے لگی، سانس اکھڑنا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ اوپر اٹھا کر تپائی سے کاپی اور بال پوائنٹ نیچے گرایا، پھر کپکپاتے ہاتھوں سے کاپی پر آہستہ آہستہ لکھنے لگا، علی بیٹے، مجھے اسمگلر گنڈا سنگھ اور اس کے ساتھی ٹیکم داس نے ہلاک کیا ہے، کیونکہ میں نے اپنے وطن کی عزت کا سودا نہیں کیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ دونوں اسمگلر پہلے بھی مجھے دھمکیاں دے رہے تھے۔ میں مر رہا ہوں، مجھے موت کا غم نہیں، غم اس بات کا ہے کہ دونوں اسمگلر تمہاری معصوم بہن اور میری پیاری بیٹی روبی کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ بیٹے علی، جب تک تم اپنی بہن کو واپس نہیں لاؤ گے، ان کافروں سے میرے قتل کا بدلہ نہیں لوگے، میری روح کو چین نصیب نہیں ہوگا۔ میں نے تمہیں کمانڈو کی ٹریننگ اسی دن کے لیے دی تھی۔ شاید علی تم آج سے پاکستان کے جاواز کمانڈو بوائے ہو۔ جاؤ پاکستان کے دشمنوں سے اپنی بہن کو چھڑا لاؤ اور ان سے میرے قتل کا بدلہ لو۔ تمہارے مرتے ہوئے باپ کی یہ تم سے آخری درخواست ہے، تمہارا ڈیڈی بہادر شاہ۔ اس کے بعد روبی اور علی کے ڈیڈی کے ہاتھ سے بال پوائنٹ گر پڑا، وہ شہید ہو گیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں بتیاں جل رہی تھیں، آتش دان کے پاس شہید کمانڈو بہادر شاہ کی لاش خون میں لت پت پڑی تھی۔ اس کے غریب ہی کاپی پر شہید کمانڈو کا اپنے بیٹے کے نام آخری پیغام لکھا تھا۔ کوٹھی کے باہر گیٹ سے چند قدموں کے فاصلے پر ان کے پالتو کتے کی لاش پڑی تھی۔ رات گزر رہی تھی، آسمان پر چمکتے ستارے بھی اس منظر کو دیکھ کر اداس ہو گئے۔ اتنے میں دور جی ٹی روڈ پر سے کوٹھی کی طرف آنے والی کچی سڑک پر کار کی روشنی دکھائی دی۔ شہید کمانڈو بہادر شاہ کا بیٹا اور روبی کا بھائی 19 سالہ نوجوان علی لاہور سے واپس آیا۔ وہ اپنی شیراٹ کار خود چلا رہا تھا۔ گاڑی کے کیسٹ پلیئر پر دل دل پاکستان کا تیز ترانہ بج رہا تھا۔ علی نے نیلی جیکٹ اور نیلی جینز پہن رکھی تھی۔ اس نے دور سے فارم کے درختوں کے درمیان اپنی کوٹھی میں جلتی روشنی دیکھی تو بڑا خوش ہوا کہ اس کے ڈیڈی اور بہن اس کے انتظار میں رات 12 بجے بھی جاگ رہے ہیں۔ وہ اپنی پیاری بہن روبی کے لیے شیزان سے ایک چاکلیٹ کیک اور لیبرٹی سے ایک انگریزی فیشن کا میگزین لایا تھا، کیونکہ روبی کو نئے نئے ڈیزائن کے کپڑے سلوانے کا بڑا شوق تھا۔ کوٹھی کے قریب پہنچ کر اس نے کار کا ہارن 2 بار بجایا تاکہ اس کے ڈیڈی اور بہن روبی اس کو لینے کے لیے باہر آئیں، ان کو اس کے آنے کی خوشخبری پہلے ہی مل جائے۔ گاڑی کی روشنی کوٹھی کے گیٹ پر پڑی تو علی نے دیکھا کہ ان کا پالتو کتا گیٹ کے باہر زمین پر پڑا ہے۔ وہ کچھ حیران سا ہوا کہ کتے نے اسے آتا دیکھ کر آواز کیوں نہیں نکالی۔ علی گاڑی بند کر کے کتے کے پاس کیا تو اسے خون میں لت پت مرا ہوا دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کوٹھی کے ڈرائنگ روم سے آتی روشنی کو دیکھا۔ ڈرائنگ روم کی کھڑکی کھلی تھی۔ اس نے جلدی سے گاڑی کی بتیاں بند کی اور گیٹ کھول کر ڈرائنگ روم کی طرف دوڑا۔ علی کا دل کسی نامعلوم خوف سے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جو ہی وہ دروازہ کھول کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو اپنے ڈیڈی کو آتش دان کے پاس گرے ہوئے پایا۔ وہ دوڑ کر اپنے باپ کو اٹھانے کے لیے بڑھا تو دیکھا کہ اس کے باپ کی لاش خون میں ڈوبی تھی۔ وہ چیخ مار کر اپنے باپ کی لاش سے لپٹ گیا۔ اس نے زور سے روبی کو پکارا، روبی روبی روبی۔ وہ اپنی پیاری بہن کو پکارتا اس کے کمرے کی طرف جلدی جلدی سیڑھیاں پھلانگ کر اوپر آیا تو دیکھا کہ روبی کا کمرہ کھلا پڑا ہے، اس کا پلنگ خالی ہے، کتابیں میز سے نیچے گری ہیں، روبی غائب ہے۔ وہ چلایا، روبی روبی بہن تم کہاں ہو؟ باتھ روم بھی خالی تھا۔ علی بوکھلاتا ہوا نیچے باپ کی لاش کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ باپ کا مردہ سر اپنی گود میں لے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی۔ ڈیڈی یہ کیا ہو گیا؟ آپ کو کس نے ہلاک کر دیا؟ ڈیڈی 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 یہ کیا ہو گیا؟ علی زارو قطار رو رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے باپ کی خون میں ڈوبی لاش اس کے سامنے پڑی ہے۔
अचानक रोते रोते इसकी नजर बत्ती की रोशनी में पास गिरी कॉपी पर पड़ी। कॉपी खुली थी, इस पर खून के धब्बे पड़े थे। अली ने जल्दी से कॉपी उठाई, देखा इस पर उर्दू में एक तहरीर लिखी थी। वो रोते रोते अपने डैडी की तहरीर पढ़ने लगा। अपने शहीद बाप की तहरीर पढ़कर जब इसे मालूम हुआ कि सिख और हिंदू स्मगलर गंडा सिंह और टेकम दास इसके बाप को हलाक करके रूबी को उठा ले गए हैं, तो इसकी आंखों में अंधेरा छा गया। इसने कागज फाड़कर अपनी जेब में रखा और जल्दी से पुलिस को फोन करने के लिए टेलीफोन का डायल घुमाया। बहुत जल्दी से मालूम हो गया कि टेलीफोन के तार काट दिए गए हैं। अली ने टेलीफोन का रिसीवर वहां फेंका, भागकर अपने कमरे में गया, अलमारी से अपना लाइसेंस याफ्ता रिवॉल्वर निकाला। इसने गोलियां भरी और दौड़ता हुआ ड्राइंग रूम से निकलकर गाड़ी में बैठा। फिर गाड़ी को तेजी से निकालकर कच्ची सड़क पर लाया। इस जगह जगह देखा, उसे कातिलों और इसकी बहन को अगवा करने वालों का कुछ पता न चला। इसका खून खोल रहा था, गम से दिल दिमाग फट रहा था। वहीं से इसने गाड़ी करीबी शहर की तरफ डाल दी। रात के अंधेरे में वीरान कच्ची सड़क पर 100 मील फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी को भगा रहा था। जीटी रोड पर आकर वो सीधा पुलिस स्टेशन गया। यहाँ इसने घबराई हुई आवाज में थानेदार को बताया कि हिंदू और सिख स्मगलरों ने इसके डैडी को कत्ल कर दिया, इसकी बहन को अगवा करके ले गए। थानेदार ने अली को इत्मीनान से बिठाया, फिर पूछा, बेटा तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारे डैडी को काफिर स्मगलरों ने हलाक किया? तब अली ने बोझल हाथ से जेब से अपने डैडी का लिखा हुआ खून आलूद खत निकालकर थानेदार के हवाले किया। थानेदार ने खत पढ़ते ही फौरन पुलिस की गार्ड साथ ली, अली को साथ लेकर कोठी पर पहुंचा। इसने पुलिस के जरिए सारे इलाके की नाकाबंदी करवा दी और वहां छानबीन का हुक्म दिया और खुद अली के साथ ड्राइंग रूम में आया, जहां अली की डैडी की लाश पड़ी थी। थानेदार ने लाश का मुआयना किया। ड्राइंग रूम कातिलों के पैरों के निशानों से भरा हुआ था। इसने अली से कहा, बेटा घबराओ नहीं, हम तुम्हारे बाप के कातिलों को गिरफ्तार करके तुम्हारी बहन को बहुत जल्द उनसे बरामद करवाएंगे, सिर्फ तुम्हें थोड़ा सब्र करना है। मगर अली कैसे सब्र करता? इसे कैसे सब्र आ सकता था? इसके प्यारे डैडी को कत्ल कर दिया गया, काफिर इसकी बहन को उठा कर ले गए और थानेदार इसे सब्र करने को कह रहा था। अली सर पकड़कर बैठ गया। पुलिस के सिपाही अंदर आ गए। एक हेड कांस्टेबल ने कहा, जनाब हमने पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी, कातिलों को जगह जगह तलाश किया जा रहा है, सुबह तक वो पकड़े जाएंगे, लड़की भी उनसे बरामद कर ली जाएगी। थानेदार ने लाश अपनी तहवील में ली। पुलिस लाश ले गई और अली का बयान कलमबंद कर चली गई। अली ने गाड़ी में से अपनी बहन के लिए लाया हुआ केक और फैशन मैगजीन निकाला तो बेख्तियार इसकी चीखें निकल गईं। वो गाड़ी में ही अपना सर स्टीयरिंग पर रखकर देर तक अपनी प्यारी बहन और डैडी को याद करके रोता रहा। जब रोने से इसका गम हल्का हुआ तो वो अपनी बहन के कमरे में आया। इसने केक का डब्बा और मैगजीन का लिफाफा अपनी प्यारी बहन रूबी की मेज पर रखकर कहा, रूबी मैं ये तुम्हारे लिए लाया था। इसके साथ ही अली एक बार फिर हिचकियां लेकर रोने लगा। वो रूबी के बिस्तर पर गिर पड़ा और अपना मुंह इसके सिरहाने में छुपाकर देर तक रोता रहा। इस तरह रोते रोते सारी रात गुजर गई। दूसरे दिन फार्म पर काम करने वाले मजदूर करीबी गांव से आए। जब उन्हें इस अफसोसनाक वाक़े की खबर हुई तो वो भी गम से निठाल होकर वहीं कोठी के बरामदे में बैठ गए। अली कमरे से बाहर निकला। रात भर रो रो कर इसकी आंखें सूज गई थीं। इसने मजदूरों से कहा, आप लोग यहीं रहें, मैं लाहौर फोन करने जा रहा हूँ। अली ने गाड़ी निकाली, सीधा पुलिस स्टेशन आया। यहाँ से उसने लाहौर अपनी आंटी को फोन किया। आंटी के घर में इस खबर से कोहराम मच गया। वो लोग गाड़ियों में बैठकर दूसरे रिश्तेदारों को साथ लेकर थोड़ी देर बाद वहां पहुंच गए। हर कोई अली को अपने साथ लगाकर रोने लगा। 9 बजे के करीब डैडी की लाश पोस्टमार्टम के बाद कोठी में पहुंचा दी गई। लाश को देखकर सबकी चीखें निकल गईं। इस रोज अली के डैडी को कोठी के पीछे लॉन में दफना दिया गया। शाम तक लाहौर से आए हुए रिश्तेदार भी चले गए। अली सख्त बेचैन था। इसे अपने प्यारे डैडी की मौत का अभी तक यकीन न आ रहा था। उसकी डैडी ने अली को कमांडो की पूरी ट्रेनिंग दे रखी थी। अली को सबसे ज्यादा गम अपनी प्यारी बहन रूबी का था। जब वो सोचता कि काफिर इसे उठाकर ले गए हैं और खुदा जाने वो किस हालत में होगी, तो इसका खून खौल जाता। सूरज गुरूब हो रहा था। शाम के अंधेरे आहिस्ता आहिस्ता फैल रहे थे। कोठी वीरान थी। जब रिश्तेदार वापस लाहौर चले गए, सिर्फ अली का जिगरी दोस्त अब्बास इसके पास था। अली ने अब्बास से कहा, अब्बास पुलिस की कार्रवाई लंबी हो सकती है, मुझे यकीन नहीं कि पुलिस मेरी प्यारी बहन को वापस ला सकेगी, मेरे बाप के कातिलों को गिरफ्तार करने में कामयाब होगी। अब्बास ने कहा, अली हम पुलिस पर भरोसा करने के सिवा कर भी क्या सकते हैं? अली ने गर्दन उठाकर कहा, तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं अपने डैडी के कातिलों और अपनी बहन रूबी के अगवा करने वालों को तबाह बर्बाद कर दूंगा। तुम शायद भूल गए हो कि मेरे डैडी ने मुझे कमांडो की जबरदस्त ट्रेनिंग दी थी। शायद इसी दिन के लिए उन्होंने मुझे कमांडो बनाया। डैडी ने अपने आखिरी खत में लिखा था कि जब तक मैं इनके कातिलों से इनके कत्ल का बदला नहीं ले लेता और अपनी बहन को काफिरों से वापस नहीं छुड़ा लेता, उनकी रूह को चैन नहीं आएगा। अब्बास बोला, लेकिन अली तुम अकेले क्या कर सकते हो? अली ने सीना तान कर कहा, कमांडो अकेला ही लड़ता है, वो अकेला ही दुश्मन की सफों में घुसकर इन्हें तहस नहस कर देता है। यही मेरे डैडी ने मुझे ट्रेनिंग दी थी। अब मेरा फर्ज है कि मैं अपने बाप के कातिलों को जहन्नुम में पहुंचाऊं और अपनी बहन को वापस ले आऊं। अली का दोस्त अब्बास कुछ कहने लगा तो अली ने इसे चुप करवाते हुए कहा, अब्बास मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। मैं अपने डैडी के कातिलों और अपनी बहन की तलाश के लिए जा रहा हूँ। तुमसे सिर्फ इतना चाहूंगा, मेरे बाद तुम इस कोठी में रह के फार्म के काम की देखभाल करना। मेरे बारे में कोई पूछे तो सिर्फ यही बताना कि मैं एक जरूरी काम से कराची गया हूँ।
پھر علی نے اپنے ڈیڈی کا وہ آخری خون آلود خط نکال کر عباس کے حوالے کرتے کہا، یہ میرے باپ کی آخری نشانی ہے، اسے میری امانت سمجھ کر اپنے پاس رکھنا۔ علی نے اپنے باپ کے خون آلود خط کو ریشمی سبز رومال میں لپیٹ کر اپنے دوست عباس کو دیا اور خود اوپر اپنے ڈیڈی کے کمرے میں آیا۔ ڈیڈی کے کمرے میں آتے ہی وہ ان کی تصویر کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے ان آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے اپنے ڈیڈی کی پرانی الماری کھولی، اس کے نچلے دراز کو کھولا۔ اس دراز میں سبز رنگ کی ایک ڈبی تھی۔ علی نے بڑی عقیدت بھرے ہاتھوں سے ڈبی کا ڈھکن اٹھایا تو اس کے اندر چاندی کا ایک گولڈ میڈل رکھا تھا۔ اس میڈل پر ایک تلوار بنی تھی، اس کے اوپر یا علی لکھا تھا۔ یہ علی کے ڈیڈی ریٹائرڈ کیپٹن کمانڈو بہادر حسین شاہ کا کمانڈو نشان تھا، جو انہیں بہادری کے صلے میں ان کی کمانڈو ریجمنٹ کی طرف سے دیا گیا۔ یا علی کمانڈو کا نعرہ ہوتا ہے، کمانڈو دشمن پر ٹوٹنے سے پہلے یا علی کا نعرہ بلند کرتا ہے۔ علی نے اس میڈل کو چوم کر آنکھوں سے لگایا اور اس پر ہاتھ رکھ کر بلند آواز میں یا علی کا نعرہ لگایا اور کہا، ڈیڈی، میں کمانڈو علی، آپ کا بیٹا، اس مقدس نشان پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتا ہوں کہ دشمن کافروں پر بجلی بن کر ٹوٹوں گا اور ان سے آپ کے قتل کا بدلہ لوں گا اور اپنی بہن کو ان کے نرغے سے نہ صرف نکال کر لاؤں گا بلکہ جنہوں نے میری بہن کو اغوا کیا ہے ان کے خاندان کے ایک ایک شخص کو جہنم میں پہنچا دوں گا۔ علی نے ایک بار پھر میڈل کو چوم کر آنکھوں سے لگایا، میڈل والی ڈبی کو بند کر کے دراز میں رکھا، الماری کو تالا لگایا اور تیز تیز قدموں سے چلتا نیچے اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا علی اپنی بہن روبی کو تلاش کر پایا یا نہیں؟ یہ جاننے کے لیے سنیے قسط نمبر 2۔